हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 का मैं डिस्कस करूंगा। पिछली बार जब मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहा था तब हमने बताया था कि 28 फरवरी को इस बार का बजट बिहार विधानमंडल में पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे को 25 फरवरी को पेश किया गया है, वहीं बिहार बजट को 2022-23 के लिए 28 फरवरी को सदन में पेश किया गया है। इस बार का जो बजट है बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बिहार विधानमंडल में पेश की गई है। ठीक है, अब आइए बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो बिहार का जो बजट है, चूंकि बजट यह 22-23 के लिए है, तो आने वाले समय में किस क्षेत्र में कितने खर्च किए जाएंगे यह एक अनुमान लगाया जाता है। तो बजट जो होती है एक अनुमान राशि होती है, क्योंकि आने वाले एक वर्ष के अंतर्गत किस क्षेत्र में कितना खर्च करेंगे उसका अनुमान लगाया जाता है। तो चूंकि यह खर्च से भी संबंधित होता है, इसीलिए इसे व्यय भी कहा जाता है। तो बजट अनुमान और कुल व्यय एक ही होता है। ठीक है, तो इस बार का जो बजट अनुमान है बिहार सरकार का, वह बजट अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपया। यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए 21-22 में पिछले वर्ष 2,18,302.70 करोड़ रुपया बिहार का बजट था, जो कि 19,388.49 करोड़ उसमें वृद्धि हो गई। और यह बढ़कर वर्तमान समय में अगर 2022-23 का देखा जाए तो 2,37,691.19 करोड़ हो गई है। तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर 21-22 से कंपेयर किया जाए तो लगभग 19,388 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि हुई है वह कुल मिलाकर इस बार का बजट हो गया है 2,37,691.19 करोड़। तो यह हमारा हो गया वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट, या 22-23 के अंतर्गत कुल व्यय किया जाएगा इतने रुपये। अब प्रश्न है कि कुल व्यय तो सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है 2,37,691.19 करोड़ रुपये। तो कुल प्राप्ति सरकार की कितनी होगी? तो कुल प्राप्ति जो सरकार की होगी वह 2,37,891.94 करोड़ होगी। यानी कि लगभग 2,37,892 करोड़ रुपया कुल प्राप्ति होगी और कुल व्यय 2,37,691 करोड़ रुपया कुल व्यय होगा। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बढ़ें उससे पहले मैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बता दे रहा हूँ। सरकार के द्वारा 22-23 के लिए जो अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर लगाई गई है वह 9.7% है। तो यह प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत 22-23 के लिए अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितना घोषित किया गया है। तो 22-23 के लिए अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 9.7%। वहीं 21-22 के लिए यह था 9.8%। और 20-21 में बिहार की जो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आर्थिक वृद्धि दर रही है 20-21 में 2.5% है। जब मैं इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर रहा था तो वहां पर आपको बताया था कि बिहार की जो 2020-21 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर रही है 2.5% रही है। और 2020-21 और 22-23 के लिए अनुमानित वृद्धि दर रही है 21-22 और 22-23 के लिए 20-21 के लिए वृद्धि दर 2.5% रही, वहीं 21-22 के लिए 9.8% अनुमान लगाया गया है और 22-23 के लिए 9.7% अनुमानित वृद्धि दर है। तो इन तीनों जो यहाँ पर फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को आप लोग याद रखिएगा। इन तीन में से तीनों प्रश्न जो है वह महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं बिहार सरकार के बजट को लेकर। यहाँ हमने बता दिया कि किस प्रकार से 19,388.49 करोड़ बिहार के बजट में वृद्धि हुई है, जो कि बढ़कर 2,37,691.19 करोड़ हो गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इस बार बिहार सरकार के द्वारा कुल बजट अनुमान बिहार सरकार का कितना है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, तो आपको बताना होगा कि 2,37,691.19 करोड़ है। अब प्रश्न आए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट अनुमान में कितना वृद्धि हुआ है, तो 19,388.49 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो ये भी फैक्ट्स महत्वपूर्ण है। अब ये जो व्यय किया जाएगा वो किन किन क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा, इस पर तो हम लोग आगे जाकर चर्चा करेंगे। ये जो व्यय को मेनली हम लोग दो रूप में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वह राजस्व व्यय और दूसरा जो है वह पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय के अंतर्गत जैसे
पेंशन, वेतन, ब्याज भुगतान, किसी क्षेत्र में सब्सिडी देना है तो वह राजस्व व्यय हो जाएगा। और पूंजीगत व्यय जैसे कर्ज लेना हो, है ना, कर्ज व्यय है तो कर्ज, उधार, ऐसे जो लोक ऋण, ये सब जो क्षेत्र हैं वह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएंगी। तो पूंजीगत व्यय के तहत सीमा है 45,734 करोड़ रुपया और राजस्व व्यय को निर्धारित किया गया है 1,91,956.67 करोड़ रुपया। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह कुल व्यय की राशि निकल कर आ जाएगी 2,37,691.19 करोड़। तो इस प्रकार से कुल व्यय के अंतर्गत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है, दोनों के अंतर्गत कौन कौन सेक्टर आते हैं हमने बता दिया। ये तो हो गया बजट अनुमान सरकार का और कुल व्यय है। अब कुल प्राप्ति को देखते हैं। तो सरकार के लिए कुल प्राप्ति की सीमा जो निर्धारित इस बार जो कुल प्राप्ति सरकार के द्वारा की जाएगी वह 2,37,891.94 करोड़ रुपया होगा। अब इस कुल प्राप्ति के अंतर्गत भी दो तरह के आएंगे, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। जैसे राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय है उसी प्रकार से राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति है। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो यह आपका कुल प्राप्ति यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत भी कई सारे हैं। जैसे यहाँ पर पूंजीगत व्यय में था लोक ऋण, कर्ज, उधार, उसी तरीके से यहाँ पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत भी देखिए, पूंजीगत प्राप्ति में आपका उधार की राशि है, कर्ज की वापसी है। उसी तरह से राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत देखेंगे कि केंद्र सरकार से कितने राजस्व प्राप्त हुए। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार से जो राजस्व प्राप्त हुए उसमें भी दो तरीके का है, एक तो अनुदान है और दूसरा करों में जो हिस्सा होता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व हमें मिल जाएगा। यानी कि केंद्र से भी जो राजस्व मिलते हैं किसी भी राज्य को, वह दो प्रकार के राजस्व होते हैं। पहला केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में और दूसरा अनुदान के रूप में। ठीक है, तो यह हो गया केंद्र से प्राप्त राजस्व। तो हमें केंद्र से इस बार राजस्व प्राप्त होंगे 1,91,181.89 करोड़ रुपया। इसमें अनुदान की राशि है लगभग 58,000 करोड़ रुपया और केंद्रीय करों में राशि है 91,180.60 करोड़ रुपया। इसी प्रकार से राज्य के अपने राजस्व इस बार राज्य के जो अपने राजस्व हैं उसकी वह 47,522.62 करोड़ रुपये हैं राज्य के अपने राजस्व होंगे इस वर्ष के लिए। सरकार के द्वारा ऐसा अंदेशा लगाया गया है। अब इसमें भी दो तरीके के आएंगे, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व के अंतर्गत चार प्रकार के कर आएंगे, वाणिज्य कर, परिवहन कर, भू राजस्व कर और स्टाम्प शुल्क। यानी कि जो परिवहन कर है, भू राजस्व कर है और स्टाम्प शुल्क है, ये स्टेट गवर्नमेंट या टैक्स लगाती है। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इससे इन सभी से मिलाकर सरकार को जो इस बार कर प्राप्त होंगे वह 41,387 करोड़ रुपये होंगे। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट्स था कितनी कुल व्यय, कुल प्राप्ति आदि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अब हम लोग बिहार बजट की ओर बढ़ रहे हैं जो कि इस बार किन क्षेत्रों में कितने खर्च किए जाएंगे इससे संबंधित होंगे। बिहार बजट की सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि स्कीम में इस बार स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अभी ऊपर हमने देखा कि बिहार सरकार का जो कुल बजट ही है वह 2,37,691 करोड़ रुपये के आसपास है। 2,37,691 करोड़। अब उसमें से 1 लाख करोड़ रुपया सरकार के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वार्षिक स्कीम पर खर्च किया जाएगा। यानी कि एक साल के अंतर्गत सरकार इस बार किसी भी स्कीम के ऊपर सभी को स्कीम को मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी, जिसमें 7 निश्चय भाग 2 जो कि 2020 से 25 तक के लिए, 2015 से लेकर 20 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 1 था और 20 से 25 तक के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 है। और 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो यह महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे भी नोट कर लें। राजकोषीय घाटा, इस बार के लिए जो राजकोषीय घाटा सरकार के द्वारा अनुमान लगाया गया है वह 3.47% है। अगर इसे राशि के आप संदर्भ में देखेंगे तो 25,885.10 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे का अनुमान है। परसेंट महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि बजट में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है तो आपको बताना 3.47%। यह सीमा 3.5% तक अधिकतम हो सकती है और उस सीमा से अंदर ही सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटा निर्धारित किए गए। तो महत्वपूर्ण है 3.47%। इस बार राजस्व बचत जो है सरकार के द्वारा रखा गया है कि राजस्व बचत जो अनुमान है वह 4747
22.84 करोड़ यानी कि 4,747.84 करोड़ रुपए राजस्व बचत होने की संभावना है। राजस्व बचत को राजस्व प्राप्ति में से आप राजस्व व्यय को जब माइनस कर देंगे तो जो राशि आपको बचेगी वह राजस्व बचत कहलाती है। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो यहाँ हमने बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए वार्षिक स्कीम पर सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे, तो किस स्कीम के अंतर्गत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका कितना प्रतिशत 1 लाख करोड़ के अंतर्गत कितना प्रतिशत किस क्षेत्र में स्कीम पर खर्च किया जाएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ विभागवार हमने यहाँ पर दर्शा दिया है ताकि आप लोगों को देखने में यहाँ पर सुविधा हो। सबसे पहले शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कीम के अंतर्गत 22.20% कुल जो 100% है, 100% का 22.20% सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कीम पर किया जाएगा। आप लोग यहाँ याद रखें कि ये सभी स्कीम पर खर्च किए जाएंगे, यह शिक्षा विभाग का टोटल खर्च नहीं है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत सिर्फ जो स्कीम पर खर्च किया जाएगा और जो सरकार के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है स्कीम के तहत, उसका 22.2% सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। राशि में देखें तो 22,198.38 करोड़ रुपए आते हैं। उसी तरह से ग्रामीण विकास के अंतर्गत 15.19%, समाज कल्याण से संबंधित जो स्कीमें होंगी उस पर 8.19%, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित जो स्कीमें होंगी 7.95%, स्वास्थ्य 7.04%, पथ निर्माण 4.42%, इसी प्रकार से है। और आप यहां देखेंगे कि इन सभी स्कीम को अगर आप ऐड करेंगे तो जो सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यहां पर राशि भी लिखा हुआ है, परसेंट भी लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में इसे लिख सकते हैं। जो सरकार के द्वारा जो राशि निर्धारित की गई है विभिन्न स्कीम से संबंधित खर्च को लेकर वह 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएंगे। वहीं परसेंट या 100% हो जाएगी, यानी कि 100% का यानी कि कुल जो स्कीम खर्च होंगे उसका 3.23%, जल संसाधन के अंतर्गत 2.78%, कृषि विभाग के अंतर्गत 4.06%, नगर विकास के अंतर्गत 4.42%, पथ निर्माण के अंतर्गत, इसी प्रकार से सभी क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के द्वारा स्कीम खर्च की राशि निर्धारित की गई है। तो यह सरकार के द्वारा स्कीम को लेकर अपना वह आवंटन राशि था। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार की जो इस बार की जो वित्तीय व्यवस्था है इस पर बजट में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा बिहार की वित्तीय व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोविड महामारी के काल में आप देखेंगे कि चाइना, अमेरिका जैसे कंट्री की अर्थव्यवस्था जहाँ ध्वस्त हो रही थी, अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, उस स्थिति में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर देखेंगे कि 2.5% पॉजिटिव में बना रहा है, जो कि बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सरकार ने बजट के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि आखिर बिहार की वित्तीय स्थिति है वह बेहतर कैसे है। इसे दो संदर्भों में हम लोग समझ सकते हैं। पहला कि वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा GSDP का राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका 4.82% रहा, जो कि निर्धारित सीमा 5% के अंतर्गत ही रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात, 2020-21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.74% रहा है और 14वें वित्त आयोग ने इसे अधिकतम 10% रखने की सीमा निर्धारित की है और 10% से अंदर रहा है, यानी कि बिहार की जो वित्तीय व्यवस्था है उसने इससे भी अपने काबू में रखा और इस पर भी सफलता प्राप्त की है। तो यह राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर कैसे है। लेकिन इन सबों से जो महत्वपूर्ण है बिहार बजट को लेकर, और इस बार का बिहार बजट जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षण में रहा है, वह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए 6 प्रमुख सूत्र को लेकर बिहार का बजट इस बार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा अपने बजट के अंतर्गत 6 प्रमुख क्षेत्र को निर्धारित किया गया है और फोकस उस पर करने की बात की गई है, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग व निवेश, कृषि व संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों शामिल हैं, और समाज कल्याण विभाग है। आप सभी 6 क्षेत्रों का भी नाम याद रखें। इन 6 जो क्षेत्र हैं उनसे किसी भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे इस बार बिहार बजट के अंतर्गत जो 6 प्रमुख क्षेत्र जो निर्धारित किए गए हैं उनमें कौन शामिल नहीं है, आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपको बताना होगा कि कौन शामिल नहीं है। तो ये जो प्रमुख यहाँ पे 6 सेक्टर हैं उन सभी का नाम आप लोग याद रखें। स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के तहत 16,134.39 करोड़ रुपए इस बार आवंटित किए गए हैं। यह क्षेत्र है और ये संबंधित जो सभी है वह आवंटित राशि है, आवंटित राशि। जैसे
अब आप लोग बता सकते हैं कि शिक्षा के तहत कितनी आवंटित राशि की गई है इस बार बजट के अनुसार। तो शिक्षा पर कुल आवंटन जो है वह 39,191.87 करोड़ रुपया है। इसी तरह यह उद्योग को लेकर है, वह कृषि व संबद्ध क्षेत्र पर है, या आधारभूत संरचना और या सोशल वेलफेयर या समाज कल्याण क्षेत्र को लेकर है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार के यह 6 प्रमुख क्षेत्र हैं और इससे संबंधित प्रश्न इस बार आने की संभावना है। अब बिहार सरकार के द्वारा किस क्षेत्र में कितने राशि खर्च की गई है, आवंटित की गई है, जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण रहा है वह सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण को लेकर है। बिहार सरकार के द्वारा अपनी बजट का 41% जो है वह समाज सेवा पर खर्च करने पर फोकस किया गया है। और इस समाज सेवा के अंतर्गत शिक्षा पर 16.5%, एग्रीकल्चर 12.2%, स्वास्थ्य 6.7%, समाज कल्याण विभाग 5.2%, उद्योग 0.69% है। ये सभी जो क्षेत्र यहाँ पर हमने डायग्राम से बताया है वे सभी समाज कल्याण के अंतर्गत आएंगे, सोशल वेलफेयर के अंतर्गत आएंगे। और सोशल वेलफेयर पर कुल बजट का 41% लक्ष्य सरकार के द्वारा खर्च करने का निर्धारण किया गया है। और इन 41% में से शिक्षा पर 16.5%, एग्रीकल्चर पर 12.2%, स्वास्थ्य पर 6.7%, सोशल वेलफेयर पर 5.2% और उद्योग पर 0.69% निर्धारित की गई है बजट खर्च करने की। समाज सेवा 41%, इसके बाद आर्थिक सेवा 25%, सामान्य सेवा 28% और लोक ऋण पर सरकार के द्वारा 6% बजट आवंटन किए गए हैं। तो यह है बिहार सरकार के प्रमुख क्षेत्रों को लेकर बजट आवंटन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आए उनमें से भी जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे बिहार सरकार के द्वारा अक्सर ग्रोथ रेट से संबंधित प्रश्न आप भी देखते होंगे कि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 2020-21 के में बिहार की जो आर्थिक वृद्धि दर रही है 2.5% रही है। 2021-22 और 22-23 के लिए यह अनुमानित है, क्योंकि अभी जो 21-22 के लिए वह 22 तो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो सरकार के द्वारा कैसे कहा जाएगा कि 22 का ग्रोथ रेट इतना रहा है। तो अनुमान लगाया गया है कि 21-22 के अंतर्गत 9.8% आर्थिक वृद्धि रहेगी और 22-23 के अंतर्गत बिहार की आर्थिक वृद्धि 9.7% बनी रहेगी। वहीं 20-21 में बिहार ने 2.5% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य को, आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्त किया है। वहीं अगर बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर में या बिहार से संबंधित है, बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो 2020-21 में 3.7% इसकी वृद्धि रही है। 2020-21 में कुल वृद्धि दर बिहार की 2.5% रही और कृषि क्षेत्र में 3.7% रही है। तो यह बिहार की ग्रोथ रेट से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है। तो बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जो इस बार बजट एलोकेशन किया गया डिफरेंट क्षेत्रों में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स थे उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आएगी और बिहार बजट 2022-23 के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में हमारे द्वारा बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार के बजट से लेकर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चैनल पर अपलोड किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वे सभी पसंद आएंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो छूट गए होंगे 1-2 फैक्ट्स, वे आने वाले समय में जब अपलोड किए जाएंगे वीडियो क्रमबद्ध रूप में बिहार की इकोनॉमिक सर्वे और बिहार की बजट से संबंधित, तो वे सभी प्रश्न आपको वहां पर सॉल्व हो जाएंगे जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए संभावित हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।